हाय गाइस, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया है। सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की बात करूंगा। अगर आप सीए इंटर में फेल हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, कोई इधर उधर की फालतू बातें नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मुद्दे की कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने बोथ ग्रुप के एग्जाम दिए थे, अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने बोथ ग्रुप के एग्जाम दिए थे और मान लेते हैं कि वो दोनों ग्रुप में फेल हो गया है, एग्रीगेट नहीं बनाए, मार्क्स कमाए, कोई भी एक रीजन हो सकता है, तो ऐसे केस में आप दोबारा से बोथ ग्रुप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए नया सिलेबस नहीं है कुछ भी। जो आपने एग्जिस्टिंग अभी तक जो पढ़ाई की है वही आपको कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि सबसे बड़ा जो बच्चों को डर है वो है एडवांस अकाउंट का। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही ग्रुप दिया था, सिंगल ग्रुप, तो उसने अकाउंट्स पढ़ा था और अभी जो आपके सिलेबस में है वो एडवांस अकाउंट है, उस केस में आपका पूरा मेजर सिलेबस चेंज हो जाता है और आपको दोबारा से क्लासेस लेनी पड़ेगी। उसमें मेरे को कोई भी डाउट नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बोथ ग्रुप दिए थे तो इसका मतलब आपने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट दोनों ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 4-5 टॉपिक्स अलग से करने हैं, जो कि जितने भी हमारे अकाउंट्स के टीचर है वो जनरली यूट्यूब पे अपलोड करेंगे या वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं जहां से भी आपने क्लासेस ली है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एक सिंगल ग्रुप दिया था और वो उस ग्रुप के अंदर फेल हो गया है, मान लीजिए, उस बच्चे को वो पूरा सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट्स वापस से मैनेज करना पड़ेगा। एक बार स्क्रीन ले आइएगा निवास, प्लीज। और एडवांस अकाउंट की क्लासेस मेरे जजमेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से तकरीबन तकरीबन जो मुझे लगता है वो होंगी आपकी 250 घंटे की, 250 आवर्स के आसपास आपकी क्लासेस रहेंगी, जो आपको इफेक्टिव टाइम देना पड़ेगा। इसका मतलब 80 लेक्चर्स के आसपास मैं इसमें मान सकता हूं कि आपको दोबारा से पढ़ाई करनी है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट है, बी एश्योर्ड कोई चेंज नहीं है। जैसे अगर मैं लो की बात करूं तो बहुत ही छोटे मोटे टॉपिक ऐड हुए हैं, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। टैक्सेशन के अंदर छोटा मोटा कोई अपडेट होगा, ऐसी कॉस्टिंग भी आपका एज इट इज सेम है जो कि ग्रुप 2 में जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक थोड़ा पैनिक देने वाली सिचुएशन है ना, वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है और वो भी सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए जिसका एक सिंगल ग्रुप था। अब यहाँ पे ना मैं स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अगर किसी को बोल रहा हूं आपको नहीं करना चाहिए तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जनरल एडवाइस दे रहा हूं मैं सभी बच्चों को, तो मुझे ये करना पड़ेगा। एवरेज आउट करना पड़ेगा, एवरेज बनाना पड़ेगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट पे ये एडवाइस लग जाएगी। कुछ यूनिक स्टूडेंट हो सकते हैं, उनकी मैं फिलहाल बात भी नहीं कर रहा हूं। देखिएगा, अगर आप बोथ ग्रुप में फेल हुए हैं और आपके इंडिविजुअली ग्रुप की मैं बात करूं तो आपके 190s के आसपास मार्क्स हैं, 180 मान लीजिए या 180 टू 200 के आसपास आप अपने मार्क्स मान लीजिए। आपके अगर इंडिविजुअली ग्रुप में मार्क्स हैं तो आप आराम से बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। अकाउंट, एडवांस अकाउंट की भी आपको क्लास नहीं लेनी है, सिर्फ आपको टॉपिक्स करने हैं, आप आराम से मैनेज कर लेंगे अगर आप इस लेवल पे फेल हुए हो तो। लेकिन साथ ही साथ आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आप फेल क्यों हुए हो। आपको देखना पड़ेगा कितने टेस्ट पेपर आपने अटेम्प्ट किए थे, उस टेस्ट पेपर में आपका क्या रिस्पॉन्स था। अगर आपको ऐसा लगता है सर मैंने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उनमें तो मैं सब में पास था, बट एक्चुअल में फेल हूं मैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन। आपको टेस्ट पेपर लिख के खुद से चेक करना चाहिए, क्योंकि जितनी गलतियां आप खुद की निकालोगे कोई दूसरा उतनी गलतियों पे नहीं जाएगा। आईसीआई के सजेस्टेड आंसर आपके पास होते हैं पास्ट ईयर के, पेपर खुद से लिख के आप चेक कीजिए कि आप कहाँ पे हो। तो अगर आपने 4-5 पेपर लिख लिए थे उसके बाद भी आपका रिजल्ट बेकार आया है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर आपके वीक हैं। मैं देखो वीकनेसेस बता रहा हूँ क्या क्या हो सकती है। पहली वीकनेस मैंने बताई कि आपने शायद टेस्ट पेपर ही नहीं लिखे। एक सब्जेक्ट के कम से कम स्टूडेंट 10-10 पेपर लिखते हैं। मैं बोलता हूँ कि चलो 5 भी अगर आपने लिखे हैं तो ठीक है, 2-2 मॉक टेस्ट और 2 से 3 आपने सेपरेट पेपर। तो देखो आपने वो किया है नहीं किया। सर टेस्ट पेपर लिखे थे, तो इसका मतलब ये है कुछ कंसेप्ट आपके 100% कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपके वीक है, जो पेपर में आपने गलत किए हैं। तीसरी एक और दिक्कत होती है एग्जाम में, कुछ बच्चों के कंसेप्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, टेस्ट पेपर भी पूरे लिखते हैं, पेपर में जाके हड़बड़ा जाते हैं, पेपर में जाके इमोशनल हो जाते हैं। कोई एक चीज आपने देखी वो आपको नहीं आती है, आप जो चीजें आती है उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी और खुद को हमेशा समझाना पड़ेगा कि भैया डरना नहीं है, जितना आता है उतना अच्छे से लिखना है। मैं ऐसे भी स्टूडेंट जानता हूँ सब कुछ आते हुए भी फेल हो जाते हैं। तो इन 3 कैटेगरी में से आप अपने आप को एक कैटेगरी में डालिएगा जिनके मार्क्स 180 टू 200 आए हैं। दोनों ग्रुप की तैयारी कीजिएगा, इन चीजों को अप्लाई कीजिएगा, आप आराम से पास हो जाएंगे।
कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैं बात कर रहा हूँ सिंगल ग्रुप स्टूडेंट की। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने सिर्फ ग्रुप 1 दिया था और वो फेल हो गया। ठीक है, आपके 4 पेपर हैं ग्रुप 1 के अंदर जो अभी आपने दिए थे, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स एंड कॉस्ट। ये पेपर आपने दिए थे अभी। तो अकाउंट्स तो मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि इसका तो कोई लेना देना नहीं है, आपको पूरा दोबारा पढ़ना है। लो, टैक्स एंड कॉस्ट, अगर आप फेल हुए हो ग्रुप 1 में और आपके मार्क्स कहीं ना कहीं 170 टू 200 के आसपास है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी कंसेप्चुअल क्वालिटी, कंसेप्ट को आपको बेटर करना है और प्रैक्टिस को बेटर करना है, और आप आने वाले अटेम्प्ट में बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आपको अब इन 3 पेपर का रिवीजन स्टार्ट करना है। साथ ही साथ आप अपने ग्रुप 2 की क्लासेस का स्केड्यूल देखो क्या चल रहा है आपका। अगर आपने ग्रुप 2 की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए, आप उसका स्केड्यूल देखो क्या है। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरी ग्रुप 2 की क्लासेस मार्च एंड तक जा रही है, फेब एंड तक जा रही है, जैन मिड तक जा रही है, कहाँ पे आपकी क्लासेस कंप्लीट हो रही है वो आप देखो। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, इसका भी रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपको ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए बाय 15th ऑफ, अगर पॉसिबल है तो, फेब्रवरी। आप 15 फरवरी तक अपनी जो रनिंग क्लासेस है उनको बीच में मत रोकना, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। उस केस में क्या होगा, ना तो आप इधर के रह पाओगे ना उधर के रह पाओगे, बीच में अटक जाओगे। तो जो चल रहा है आपका ग्रुप 2, उसको आप कंप्लीट कर लो बाय 15th फैब। कोस्टिंग आपने ऑलरेडी पीछे कर रखा है तो वो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 15th फैब तक अगर आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेते हो, फेस टू फेस मोड, गूगल ड्राइव मोड, लाइव मोड, वट, तो आपके पास ना अच्छा खासा रिवीजन टाइम बचता है। पेपर इस बार जो है जहां तक है जून में होंगे आपके, तो आपके पास 15 डे बचते हैं फैब के। ठीक है जी, मार्च, अप्रैल एंड मई, 3.5 मंथ्स आपके पास बच जाते हैं। उन 3.5 महीने में आपको लो, टैक्स और कोस्ट को रिवाइज करना है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 3 घंटे का स्लॉट निकालना है एडवांस अकाउंट की क्लासेस लेने के लिए। सिंस अकाउंट जो है वो हर बच्चे का अच्छा होता है जनरली, सीए स्टूडेंट की एक अच्छी चीज ये है कि अकाउंटिंग हमारी स्ट्रेंथ है, तो आप उसको ना कम समय में भी बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। और उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस साथ साथ करनी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ये एडवाइस उन बच्चों के लिए है जो फेल हुए हैं बट जिनके मार्क्स कहीं ना कहीं ग्रुप 1 में 170 प्लस हैं। इसका मतलब बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी थी, थोड़े से टेस्ट पेपर्स की कमी थी, वो आप लगाओगे, आप आराम से कर लोगे, आगे बढ़ सकते हो। अब वापस से ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो फेल हुए हैं कहीं ना कहीं 140 टू 170 के आसपास फेल हुए हैं, इसका मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्वालिटी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है कंसेप्ट की। आपने या तो लापरवाही की है या आपने पढ़ाई नहीं की है। आपको खुद को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तसल्ली से बैठ के आपको सोचना पड़ेगा कि आपने क्या क्या वो सब काम किए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे। और अगर आप बोलो नहीं नहीं सर मैंने सब कुछ किया है, तो इसका मतलब ये है आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब आता है, बट सच्चाई ये है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बहुत वीक है। उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, कि सर जो आपने क्लासेस ली है वो क्लासेस उतनी अप टू दी मार्क नहीं थी। एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, ऑडिट को पढ़ाने के लिए आज मैं भी अवेलेबल हूँ, मेरे साथ और 10 लोग बहुत अवेलेबल है। सबका अपना अलग अलग स्टाइल है, सबके अपने अलग अलग रिसोर्सेज हैं। कोई किसी चीज पे फोकस कर रहा है, कोई किसी चीज पे फोकस कर रहा है। तो आपके रिसोर्सेज क्या थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी आपको लगता है कि चीजें समझ आ गई है, बट एक्चुअली में ना वो आपने गलत समझ रखी होती है, उसकी एप्लीकेशन आप गलत कर रहे होते हो। तो आपको ये चीजें भी वैल्यूएट करनी पड़ेगी कि आपके नंबर कम आए हैं, आपको लग रहा है मुझे सब आता है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है मेरे पार्ट पे कोई गलती नहीं है, मैंने 3 महीने बढ़िया से रिवीजन किया था, टेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट किए थे, सब किया था, उसके बाद भी 130 नंबर, उसके बाद भी 140 मार्क्स। दैट मीन्स कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही नहीं है। आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इवेल्युएट करो। रिसोर्सेज का मतलब क्या है यहाँ पे? बुक्स, कंटेंट, क्लासेस। ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा किसी सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी पड़ सकती है। ठीक है, अगर कोई एग्जाम्शन आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है किसी एक सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स है, उस एक सब्जेक्ट को इवेल्युएट कर लो। हो सकता है आपने बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़े हो, सिर्फ वो एक सब्जेक्ट उतना ना पढ़ा हो जितना पढ़ने की जरूरत थी। ऐसा भी मैंने बहुत बार देखा है, एक स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में मार्क्स आ गए 59, 70, दूसरे सब्जेक्ट में नंबर है 25। आप एक बात बताओ, ऐसा कभी हो सकता है? एक बच्चा 70 भी ले रहा है और वही बच्चा 25 भी ले रहा है। इसका मतलब क्या है? उस स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट के साथ अनजस्टिस किया था, उतना नहीं पढ़ा, उसने अपनी स्ट्रेंथ पे ही फोकस किया, वीकनेस पे फोकस नहीं किया। जैसे कि इसमें क्या किया जाए,
नंबर मेरे 140 हैं सर, क्या करूं? आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपकी ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है तो आप पहले ग्रुप टू के टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर लो, मतलब 15 फेब तक आप भी अपनी ग्रुप टू की क्लासेस कंप्लीट करो, 28 फेब तक सारे सब्जेक्ट के पेपर्स दे लो। अगर आपको लगता है कि पेपर देने के बाद आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, यू आर स्कोरिंग 70+ मार्क्स, मार्च के अंदर आप वापस से ग्रुप वन उठा सकते हो, मार्च और अप्रैल में, और ग्रुप टू की साथ साथ रिवीजन कर सकते हो। आप ऐसे बोथ ग्रुप प्लान कर सकते हो, लेकिन आपके लिए थोड़ी टफ जर्नी है, क्योंकि आपको एडवांस अकाउंट की क्लास भी लेनी पड़ेगी और वापस से ग्रुप वन के पेपर को भी अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। बट स्टिल यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। मेहनत बहुत ज्यादा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 180 जो फेल हुआ है ना, वो फिर भी कर लेगा आराम से, लेकिन जिसके 140 130 मार्क्स हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और जिस जो इससे नीचे फेल हुआ है, किसी के 90 मार्क्स हैं, 110 मार्क्स है, 120, इसका मतलब ये है कि आपको स्क्रैच से मेहनत करने की जरूरत है। मैं मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत उदास हो, नाराज हो, मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि जो किया ना किया वो बराबर है। कोई बिना पढ़े भी सी एग्जाम में जाके बैठेगा, पेपर लिखेगा, 15 15 15 20 20 नंबर तो वो भी स्कोर कर लेता है। तो इसका मतलब 80 नंबर तो कोई भी स्कोर कर लेता है 4 पेपर। और अगर आपने 90 से 130 लिया है तो इसका मतलब बहुत ही बेसिक नॉलेज आपको है। आपको पूरा स्क्रैच से करना चाहिए, और मैं सीए कपिल गोयल जून 24 आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूं। आप एक ग्रुप दीजिए, अगर आपका ग्रुप टू चल रहा है 15 20 फरवरी तक उसे खत्म कीजिए, उसके टेस्ट पेपर दीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, और आप सिर्फ ग्रुप टू की क्लासेस के बेस पे पेपर दे दीजिए, ग्रुप टू आपका हो जाएगा। क्योंकि आपके ग्रुप वन में कोई बहुत खास नंबर नहीं है जिसमें ये माना जाए कि आपने ग्रुप वन आप दोबारा कीजिए। या फिर आप सिर्फ ग्रुप वन कीजिए, ग्रुप वन क्योंकि आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर रखा है, आप वापस से अपनी चीजों को इंप्रूव करो, टेस्ट पेपर दो, जो सारी बातें मैंने पहले बोली थी वो अप्लाई करो, और फिर आप अपना एक ग्रुप दो। दोनों ग्रुप के लिए मैं नहीं समझ पाता हूँ। वो जो स्टूडेंट 120 नंबर स्कोर कर रहा है, और वो भी कब? अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया था तो रिजल्ट देखिए सिंगल ग्रुप का कितना है, 17% फॉर ग्रुप वन, 20% फॉर ग्रुप टू। इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद अगर इतने कम नंबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। अब इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। 20% सीए में इतना रिजल्ट बहुत कम आता है। इतना रिजल्ट आने के बाद भी अगर आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो आप अपने आप से बिल्कुल क्लियर ओपन रहिएगा, बिल्कुल साफ रहिएगा कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब वो मेहनत आप सिर्फ ग्रुप वन में करेंगे या ग्रुप टू में करेंगे, वो आप डिसाइड कीजिए। ठीक है? एक ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है, अभी मैं सिर्फ ग्रुप वन की बात कर रहा था, जिसने सिर्फ ग्रुप टू के पेपर दिए थे और वो ग्रुप टू में फेल हो गया। तो ग्रुप टू में अगर आप फेल हुए हो, तो आपके पास तो सिर्फ ग्रुप टू ही ऑप्शन है। ग्रुप टू में अब आपको सिर्फ 2 या 3 पेपर ही देने हैं, आपको एडवांस अकाउंट का पेपर नहीं देना है, आपको सिर्फ ऑडिटिंग का पेपर देना है और एफएम का पेपर देना है। मैं ऑडिटिंग के लिए आपको बता देता हूँ, कोई आपको अलग से मेरी क्लास लेने की जरूरत नहीं है, किसी की भी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं सीए कपिल गोयल कमिट करता हूँ, यूट्यूब पे चैप्टर वाइज आपको अपडेट्स मिलेंगे विद पीडीएफ नोट्स, और हार्डली 15 पेजेस के नोट्स होंगे, और 20 20 मिनट की वीडियोस होंगी, जिससे आप अपना पूरा ऑडिट जो आपने किया हुआ है उसको आप अपडेट कर सकते हो, और दोबारा से आने वाले एग्जाम के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। एफएम में भी कोई चेंज नहीं है, एसएम में भी कोई चेंज नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने ग्रुप टू की तैयारी जारी रखें। और अगर किसी पेपर में ग्रुप वन में एग्जाम्शन आ गई है, तो आपको आपको सेम एग्जाम्शन न्यू कोर्स के अंदर मिल जाएगी। आप तैयारी करें। तो मेरा मानना यह है, मैं बिल्कुल समराइज कर रहा हूं अपनी बात को, आपके साथ जो भी हुआ है 15 फेब तक आप अपनी पहले क्लासेस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इवेल्युएट कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, एक ग्रुप देना चाहिए या दो देना चाहिए। जिस बच्चे के मार्क्स 130 से बिलो हैं उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बोथ ग्रुप फॉर द अपकमिंग जून एग्जाम, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। और जिस स्टूडेंट के 180+ मार्क्स आए हैं वो बोथ ग्रुप के लिए जा सकता है। डू यू हैव एनी क्वेरी, जो आपके माइंड में एक स्पेसिफिक थॉट चल रहा हो, जो हम मुझसे पूछना चाहें, पूछ सकते हैं, कि कैसे प्लान करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कुछ भी, कोई भी आपके मन में एक सवाल चल रहा हो। अकाउंट्स की क्लासेस को आपको अभी नहीं स्टार्ट करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप ओवरबर्डन है बेटा। आप क्या फ्री हो? नहीं ना बेटा। आपकी ऑडिट की क्लास भी चल रही है, आपकी एफएम की क्लास भी चल रही है, एसएम की क्लास भी चल रही है, इनका रिवीजन भी चल रहा है। तो जो चल रहा है ना, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको कुछ करना है ना, आप कोस्टिंग रिवाइज करो। बताओ क्यों? कोस्टिंग आपने पढ़ा हुआ है, और अगर आप वो रिवाइज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ग्रुप टू पूरा तैयार हो गया। ग्रुप टू में 3 पेपर आते हैं आपके, ऑडिटिंग, एफएमएसएम एंड कॉस्टिंग। आप एडवांस अकाउंट को भी पाक रखो बेटा।
पहले ग्रुप 2 स्ट्रॉन्ग कर लो, 28 फरवरी तक इसके सारे पेपर दे दो इंक्लूडिंग कॉस्टिंग वापस से। उसके बाद आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचेंगे जो पुराने हैं, लॉ एंड टैक्स, उनका रिवीजन करो मार्च में। और एडवांस अकाउंट, सिंस अकाउंट मैं मानता हूँ स्ट्रेंथ होती है हमारी, अगर आपकी वीकनेस है तो आप अभी चालू कर लो, बट अगर आपको लगता है कि अकाउंट में कर लूंगा, एक मोटिवेशन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, तो वो आप ना 4-4 घंटे पढ़ के भी कर लोगे। मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ बेटा। हम ये बोले कि क्लास लेनी ही पड़ेगी, बहुत गलत बात है ये। अकाउंट आपने ग्रुप 1 का पढ़ा है, आपको ऑलरेडी सारे मेन कंसेप्ट आते हैं, आपको पढ़ते कैसे है वो आपको पता है क्योंकि आपने क्लासेस ली है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप किसी स्टूडेंट जो ऑलरेडी एडवांस अकाउंट की न्यू क्लासेस ले रहा है, आप उस स्टूडेंट से ना उसकी बुक ले लो, फोटोकॉपी करवाओ, और उसके सारे नोट्स ले लो, फोटोकॉपी करवा लो। क्योंकि सभी अच्छे टीचर पूरा कंसेप्ट ड्राफ्ट करते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन टीचर ने करवाए हैं सारे खुद कर लो, आपके सामने जीता जागता सबूत खड़ा है बेटा। बहुत ही गरीब परिवार से आता था, क्लासेस लेने के लिए पैसे नहीं थे। जिंदल सर एक हैं, परवीन जिंदल सर, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, उनकी क्लास के किसी बच्चे के, मेरे को याद भी है, मनीष अग्रवाल मेरा दोस्त था, उसके क्लास के मैंने नोट्स फोटोकॉपी करवाए थे, खुद से पढ़े थे बेटा। 76 मार्क्स थे मेरे एडवांस अकाउंट के अंदर। पहले भी 2 अकाउंट हुआ करता था, एक अकाउंट जिसकी मैंने क्लास ली थी, एडवांस अकाउंट की मैंने ग्रुप 2 में किसी भी सब्जेक्ट की क्लास नहीं ली थी। 76 मार्क्स थे मेरे, बिना क्लासेस के, सिर्फ नोट से पढ़कर सेल्फ करके सोल्व किया था। तो ये जो अब आज का जमाना आ गया है ना, क्लासेस लेनी, क्लासेस लेनी, क्लासेस, कोई क्लासेस नहीं लेनी। अगर आप कर सकते हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप आराम से कर सकते हो। आपकी डाउट रिजोल्व हुआ तो आप उसको बाद में कीजिएगा। हाँ जी। और कुछ, कुछ भी मन में चल रहा हो, बड़ी दुविधा चल रही होगी आज के दिन थोड़ी बहुत। देखिए, सीए एग्जामिनेशन एक ग्रुप देना है, ये कभी भी मेरे को लगता नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ना इतने इंटरफेयर करते हैं हमारी लाइफ में। अगर करते हैं तो दिस इज रॉन्ग, मैं ये भी बोलूंगा। अगर, जैसे मैं अपने पेरेंट्स को बता सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि ये कर या ये मत कर। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे ये बोला है कि बेटा वो कर जो तुझे सही लगता है। तिवारी जी भी अपने बच्चे को यही बोलते हैं। आज उनका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इंजीनियरिंग कर रहा है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, और वो भी बहुत अच्छे लेवल पे। तिवारी जी भी अपने बच्चे को यही बोलते हैं, भाई देख तेरे को जो चाहिए वो मांग ले, लेकिन करना क्या है। तिवारी जी यही बोलते हो, तुम डिसाइड करो, तुझे एडवाइस चाहिए मेरे को बता, मैं 4 लोगों से मिलवा सकता हूँ। तो मैं सभी पेरेंट्स से, अगर आपके साथ तो आप मेरी वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखा देना। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ उन सभी पेरेंट्स से जो अपने बच्चों पे या तो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, या उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, या उनको अपनी सलाह देते हैं बच्चे से हटकर। ये बहुत गलत है, बच्चा इसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्टूडेंट को उसके हिसाब से पढ़ाई करने दीजिएगा, उसको उसकी कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब पता है। अगर वो उस हिसाब से पढ़ाई करेगा तो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। तो आप अपने पेरेंट्स को सिंपल बोलो, बेटा बिल्कुल निडर होकर, कि मेरा ये रिजल्ट रहा है एंड दिस इज माई बेस्ट एनालिसिस, अब मैं ये करने वाली हूँ। आई एम वेरी श्योर कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, वो यही कहेंगे बेटा जो आपको सही लगे वो करो, हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल निडर होके बोलो। और पेरेंट्स के साथ तो देखो आप हर चीज शेयर कर सकते हो, और उन्हीं के साथ शेयर करना। हाँ जी। किसी को कुछ पूछना है बेटा लास्ट में, जो कुछ भी मन में चल रहा हो, मैं हर चीज को आपके लिए आंसर करने के लिए तैयार हूँ। किसका बेटा? या रिलेटिव्स को ना, रिलेटिव्स नहीं आएंगे फोन बेटा, आ गए तो वो नालायक रिलेटिव है। रिजल्ट वाले दिन कभी भी कोई आगे से फोन नहीं करता है, क्योंकि पता है सीए का एग्जाम है, रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। अगर आप फोन कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा चलो जी पास हो गया है बंदा। आपका रिलेटिव का फोन आ रहा है, काट दो यार। हम्म, कोई बात नहीं यार, देखो दुनिया ना कहती रहेगी यार, ये सब ना इग्नोर करो इन सब चीजों को। रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, साथ वाले क्या बोल रहे हैं, दिस इज वेरी नॉर्मल, जस्ट इग्नोर इट। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाई यू विल वेस्ट योर एफर्ट्स ऑन दीज थिंग्स यार। आप अपना टाइम, मैं कह रहा हूँ, आप अपना दिमाग ही क्यों लगा रहे हो। उसको बोलो, उस जो भी बोले हाँ जी हाँ जी छोड़ देते हैं, सी आप सही कह रहे हो, उसको तब ऐसे बस नपटाओ भाई इन बातों को। कोई बात नहीं, इग्नोर, इग्नोर, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज एक्टिविटी कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है। हाँ जी। और कुछ बेटा? देखो ट्रैवलिंग के टाइम को आप यूटिलाइज तभी कर पाओगे जब आपका ट्रैवल में माहौल है थोड़ा सा पढ़ने का। जैसे मेट्रो है, अगर आपको लगता है कि आपको एक सीट मिल जाती है, तो आप ऑडिटिंग में जो आपने चैप्टर कंप्लीट किया उनको रिवीजन कर सकते हो आप।
वॉइस नोट तो मत बनाओ, आप रिवाइज करो। वॉइस नोट आप घर पे बनाओ, फिर उसे सुन सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। तो आप रिवीजन करो, मैं तो यही बोलूंगा। अगर ट्रैवलिंग में आपका रिवीजन नहीं हो रहा है और 2 घंटे से ज्यादा ट्रैवलिंग है, तो आपको फेस टू फेस क्लास में नहीं आना चाहिए। अब तो एटलीस्ट मेरा ये मानना है। हाँ, 1 घंटा ठीक है आना जाना, वन साइड। तो 2 घंटे हो गए ना ये। तो फिर आप यूटिलाइज करो फिर। तो फिर आप उसमें रिवाइज करो। अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको मेरे हिसाब से बैकएंड पे, बैकअप पे शिफ्ट करना चाहिए। रीजन बिंग 2 घंटे एक बड़ा नंबर है। ठीक है, आप उसमें कोस्टिंग का रिवीजन कर सकते हैं। हाँ जी। कैसे एफिशिएंटली पढ़ाई करें, तो एक है ना ये मंत्र दे रहा हूं, इसको देख लो। आपने कोई भी अगर एक चैप्टर किया, कोई भी एक चैप्टर किया, अब आप दोबारा रिवीजन करोगे। आपने कोई भी एक चैप्टर किया, लेट से ऑडिटिंग का आपने एक चैप्टर कर लिया है बुक से, ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होगा। कब तक? जब तक आप सेम चैप्टर का एमसीक्यू ना कर लो, सेम चैप्टर का क्वेश्चन बैंक ना कर लो, सेम चैप्टर की पास्ट 3 अटेम्प्ट की आईटीपी और एमटीपी ना कर लो। ठीक है, ये काम आपने साथ साथ करना है, बाद में नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपकी स्टडी इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट। आपको पता होना चाहिए सेकंड टाइम जब आप रिवीजन करेंगे, तो आपको कौन से 4 क्वेश्चन देखने हैं और क्या आपको नहीं देखना है। तो अगली बार की भी तैयारी आपकी साथ साथ हो गई। बच्चा क्या करता है, सिर्फ चैप्टर 1 बुक से रीड किया, आगे बढ़ गया, उसे पता ही नहीं क्वेश्चन क्या आ रहा है। एमसीक्यू में अपने आप को इवेल्युएट ही नहीं किया, क्वेश्चन बैंक देखा ही नहीं, केस स्टडी देखी ही नहीं। नहीं जी, आप साथ साथ एमसीक्यू करो, क्वेश्चन बैंक करो। आईसीआई स्टडी मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चन है न्यू कोर्स के अंदर। टेस्ट योर नॉलेज, केस बेस्ड एमसीक्यूज, एमसीक्यूज, करेक्ट इनकरेक्ट सब करो। हालांकि मैंने एक सेपरेट बुकलेट बना दी है इसकी, आप उससे भी कर सकते हो, या आईसीआई स्टडी। तो ये फिलोसफी आपको फॉलो करनी है हर सब्जेक्ट के अंदर। आपने ऐसा नहीं करना 2 चैप्टर का रिवीजन कर लिया, चलो जी तीसरा स्टार्ट कर देते हैं, नहीं। 2 को पूरा कंप्लीट करके आगे बढ़ो। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो फिर दूसरा पढ़ते हो तो पुराने वाला भूल जाते हो, तो इसके लिए होता है समरी नोट्स बनाना। ये इसी का ही सॉल्यूशन होता है बेटा। आपकी अगर आपको पता है यार मैं भूल जाता हूं, तो आपने क्या करना है, सिर्फ फ्लो चार्ट्स बना लो आप हर चीज के। चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर हो या थ्योरी पेपर हो, आप फ्लो चार्ट बना के रखो फॉर्मूलाज के, बाकी सारी चीजों के। तो आपने एक सब्जेक्ट आज खत्म कर दिया, अगला स्टार्ट हो गया, तो जब अगला करते हो ना, तो 20 मिनट तो आप निकाल सकते हो। उस 20 मिनट में आप पीछे का रिवाइज करते रहो। बेटा फाइनल में एक सब्जेक्ट था कोस्टिंग, अभी नहीं है ये। इस कोस्टिंग सब्जेक्ट के मेरे 43 पेजेस में कंप्लीट नोट्स थे, 43 पेजेस में, जिसमें ओआर भी आ गया, एक ऑपरेशनल रिसर्च करके भी हुआ करता था। 43 पेजेस के अंदर मैंने सारे नोट्स, बेसिक इलस्ट्रेशन, जिस केस स्टडी में मैं फंसता था वो, और जिस क्वेश्चन में फंसता था उसका रेफरेंस था कि लुक एट दी क्वेश्चन नंबर 15 ऑन पेज नंबर दिस। मतलब मेरे को जब भी कोस्टिंग रिवाइज करना पड़ता था ना, मुझे सिर्फ कितने पेज देखने पड़ते थे, 43, और जो मार्क्ड क्वेश्चन है मेरे वो, मैं 6-8 घंटे में पूरा सीए फाइनल कोस्टिंग रिवाइज कर लेता था। तो वो कैसे, अब मेरा चल रहा है डीटी, 1800 पेज की किताब है डायरेक्ट टेक्स्ट की। अब उस टाइम कोस्टिंग को कैसे कनेक्ट रखते थे, क्योंकि डेली 15 मिनट निकाली, एक चैप्टर के नोट्स देख लिए, कोस्टिंग भी कनेक्टेड में है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप ये सोचो एक सब्जेक्ट पढ़ लिया छोड़ दिया, 6 महीने बाद देखेंगे याद आएगा, नहीं याद आएगा। आपको 15-15, 20-20 मिनट डे में दूसरे सब्जेक्ट्स को देने पड़ेंगे जो आपके कंप्लीट हो गए। लेकिन अब आप डिटेल में तो पढ़ोगे नहीं, उतना टाइम तो नहीं है, तो आपके पास समरी नोट्स रहने चाहिए। जैसे ऑडिट की चार्ट बुक में देता हूँ, वो चार्ट बुक इसीलिए होती है कि जब आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट की सारी बातें आप देख लो, की बातें देख लो। मैं कभी ये नहीं कहता मेरी चार्ट बुक एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ो, कभी भी नहीं। बच्चा गलत सोचता है, उसको लगता है कपिल सर ने ना चार्ट बुक एक दिन पहले के लिए, भाई कभी भी नहीं। चार्ट बुक दी है जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बिजी हो, दूसरे काम में हो, तब आप देख लो। हमेशा मेन बुक से रिवीजन करना है। ठीक है बेटा, कर लोगे रिवीजन। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताया है ना, उसके हिसाब से आप ड्राफ्ट करो। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप देखो कि आपकी क्या गलतियां रही। जब तक आप अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप कभी पास नहीं होगे, ये बात आप ध्यान रखो।
आपको अपना वीकनेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अग्रिमा मैम को सब जानते हैं, मेरी वाइफ। सीए फाइनल एग्जाम में शायद 3-4 बार फेल हुई वो। उन्होंने सीए कोर्स छोड़ दिया। जब हमारी शादी हुई, मैं मिला, तब वो सीए नहीं कर रही थी। मेरे को ये बोला गया था ये सीए नहीं कर रही है, और ये एक दूसरा कोर्स होता है बेटा, सैप का, एसएपी का फाइनेंस मॉड्यूल, वो उसमें थी। मैं मिला, मैंने कहा मेरे लिए एक अटेम्प्ट देने की कोशिश करोगी? उसने कहा बिल्कुल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं अटेम्प्ट देने में, 3 तो दे ही दिए, एक और दे देंगे। जब मैं मिला, मैंने उनके सारे वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया, उनका सारा रिसोर्सेज चेंज किया गया, दोबारा पढ़ाई की, और एक ही अटेम्प्ट में वो पास हो गई। सिंगल अटेम्प्ट में वो सीए बन गई। तो इसका मतलब क्या है, आप जब तक इन चीजों पे काम नहीं करोगे ना, टेस्ट नहीं दोगे, इवैल्यूएट नहीं करोगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं लगाओगे, तो कैसे पास होगे? आज के दिन सब लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन 10 दिन बाद क्या होगा? वापस से टाइम वेस्टेज चालू हो जाएगा, वापस से वही घुमाई फिराई, मोबाइल, सोशल मीडिया, सब चालू हो जाएगा। आज आप वीकनेस लिख लो, दीवार पे चिपका लो, आपने एग्जाम तक इनमें से कोई भी काम नहीं करना है, आप पास हो जाओ। देखो सच्चाई है ना, आपके दिल को पता है आपने मेहनत नहीं की, या आपने वो सारे काम नहीं किए जो करने चाहिए। आपने मेहनत तो की, सिर्फ रिवीजन रिवीजन में लगे रहे। 5 पेपर लिखे आपने, आप बताओ, आपने 5 पेपर लिखे हर सब्जेक्ट के? बस फिर हर सब्जेक्ट के 5 पेपर लिख के चेक किए हो तो बताओ, फेल हो ही नहीं सकता यार बालक, हो ही नहीं सकता। कब लिखोगे आप बताओ भाई? रिवीजन हो गया खत्म, उसके बाद लिखो टेस्ट पेपर। ड्यूरिंग क्लासेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा यार, 3-3.5 महीने का जो प्रिपरेशन लीव होता है ना, उसमें बोल रहा हूँ मैं, उसमें लिखने होते हैं ये। दीक्षा गोयल AIR 1 मेरी स्टूडेंट थी, याद होगा आप लोगों को। 110 पेपर लिखे थे उसने, 110, 110 पेपर्स। रिवीजन के बाद करेगी क्या भाई? रिवीजन अच्छे से कर लिया, पेपर लिखती थी, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करती थी, उस चीज को स्ट्रॉन्ग करती थी, फिर से पेपर लिखती थी। शुभम अग्रवाल ने 80 पेपर लिखे थे। हर्ष, जिसके अभी 86-7 मार्क्स थे ऑडिट में, 70-60-70 पेपर लिखे थे उसने। 60-70 पेपर लिखना मजाक है? मतलब वो हर सब्जेक्ट के 10-10 पेपर लिख रहे हैं, समझ रहे हो? तो यार आप बताओ कैसे फेल हो गया? तो आप मानते हो ना कि मतलब आपने वो सारे काम नहीं किए जो होने चाहिए। इसमें कोई डिसएग्रीमेंट है? कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। तो आपको एक सलाह है, बेटा सिलेबस सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। अगर किसी ने बोथ ग्रुप दिया है पुराने कोर्स में, उसके लिए तो एडवांस अकाउंट भी सेम है, और जिसने सिंगल ग्रुप दिया उसको मैंने बता ही दिया, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो एक पेपर को छोड़कर बाकी के तो लिख ही सकते हो, उसका जब उसकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए तब करना। तो एक तो आपने ये चीज फॉलो करनी है, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, MCQ, क्वेश्चन बैंक, RTP, MTP, ICI, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लिए। एक चीज ये फॉलो हो गई। जैसे सिलेबस खत्म हुए, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 5 टेस्ट पेपर ईच सब्जेक्ट। 2 मॉक हो गए आपके करंट अटेम्प्ट के जो आप पेपर दोगे, 2 मॉक हो गए आपके पिछले अटेम्प्ट के, और 3-4 कर लेना आप, 3 कर लेना पिछले साल के पेपर्स। सजेस्टेड आंसर अवेलेबल होते हैं चेक करने के लिए। RTP को आप रीड कर लेना, पिछले 3 अटेम्प्ट के RTP को रीड कर लेना, सोल्व करने का समय नहीं है तो, ठीक है। सफलता का कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपने ईमानदारी से वो सारे काम किए जो करने चाहिए, जो ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, भगवान कृष्ण भी आपको फेल नहीं करेंगे, मेरी बात एक याद रख, ठीक है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मैं कह रहा हूं इच्छा इसलिए नहीं करनी पड़ती क्योंकि आपको फल मिलता है, ठीक है। आपने अगर पूरे कर्म कर दिए, सारे काम कर दिए, आपको इच्छा क्यों नहीं करनी भाई? इच्छा तो होती है। वो इसलिए बोली जाती है बात क्योंकि आपने जो काम किया है ना, उसका फल भगवान कहते हैं आपको मिलेगा ही। तो उसकी इच्छा मत करो, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। तो मैं सेशन क्लोज कर रहा हूं ये बोलते हुए कि ये सारे काम अगर आपने कर दिए, भगवान श्री कृष्ण भी ऊपर से नीचे आ जाए ना, इस बच्चे को फेल करूंगा, वो भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपकी मेहनत है, और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। बाय गाइस, टेक केयर, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए आप जरूर पास होंगे। जय हिंद।